नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। हम सभी के लिए एक गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। 15 अगस्त की तारीख हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने ये सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा। देश के हर हिस्से में रहने वाले पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे। उनके संघर्ष में निराशा नहीं, अपितु बलवती आशा का भाव था। आशा का वही भाव स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को ऊर्जा देता रहा। कल जो भाव अपने त्रिरंगे को सलामी दे रहे होंगे, तो हम उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनके बलिदान के बल पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने स्वाधीनता हासिल की थी। अपनी स्वाधीनता का पुनः प्राप्त करने के बाद हम एक ऐसे लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़े जिसमें सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार था। दूसरे शब्दों में कहे तो हम भारत के लोगों ने अपने नियति को स्वरूप देने का अधिकार स्वयं को अर्पित किया। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जेंडर, रिलीजियन तथा अन्य आधारों पर लोगों के मताधिकार पर पाबंदियां होती थी, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। चुनौतियों के बावजूद भारत के लोगों ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया। लोकतंत्र को अपनाना हमारी प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति थी। भारत भूमि विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों की धरती रही है। इसे लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारी लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। हमारे लिए हमारा संविधान और हमारे लोकतंत्र सर्वोपरि है। अतीत पर दृष्टिपात करते हुए हमें देश के विभाजन से हुई पीड़ा को कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन के कारण भयावह हिंसा देखी गई और लाखों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर किए गए। आज हम इतिहास की गलतियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान में ऐसे 4 मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने वाले 4 स्तंभ हैं। ये मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये हमारी सभ्यता के ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमने स्वाधीनता संग्राम के दौरान पुनः जीवंत बनाया है। मेरा मानना है कि इन सभी मूल्यों के मूल में व्यक्ति की गरिमा की अवधारणा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति समान है और सभी को ये अधिकार है कि उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच होने चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। जो लोग पारंपरिक व्यवस्था के कारण वंचित रह गए थे, उन्हें मदद की जरूरत थी। इन सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए हमने 1947 में एक नई यात्रा शुरू की। विदेशी हुकूमत की लंबी अवधि के बाद स्वाधीनता के समय भारत घोर गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन तब से अब तक के 78 वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। भारत ने आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के मार्ग पर काफी दूरी तय कर ली है और प्रबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले वित्त वर्ष में 6.5% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में
व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है, निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। ये हमारे श्रमिक और किसान भाई बहनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ सुविचारित सुधारों और कुशल आर्थिक प्रबंधन का भी परिणाम है। सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर तो आ गए हैं लेकिन मजबूत स्थिति में नहीं है, उनको भी ऐसे योजनाओं की सुरक्षा उपलब्ध है ताकि वे फिर से गरीबी रेखा से नीचे ना चले जाए। ये कल्याणकारी प्रयास सामाजिक सेवाओं पर बढ़ते खर्च में परिलक्षित होते हैं। आय की असमानता कम हो रही है, क्षेत्रीय असमानताएं भी कम हो रही है। जो राज्यों और क्षेत्र पहले कमजोर आर्थिक प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे, वे अब अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं और अग्रणी राज्य के साथ बराबरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अग्रणी व्यवसायियों, लघु एवं मध्यम उद्यमियों और व्यापारियों ने हमेशा कुछ कर गुजरने की भावना का परिचय दिया है। समृद्धि के सृजन के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने की आवश्यकता थी। पिछले एक दशक के दौरान बुनियादी ढांचे में हुए विकास में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमने भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। रेलवे ने भी नवाचार को प्रोत्साहन दिया है तथा नवीनतम टेक्नोलॉजी से युक्त नई तरह की रेलगाड़ियों और डिब्बे का उपयोग किया जाने लगा है। कश्मीर घाटी में रेल संपर्क का शुभारंभ करना एक प्रमुख उपलब्धि है। शेष भारत के साथ घाटी का रेल संपर्क उस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलेगा। कश्मीर में इंजीनियरिंग के ये असाधारण उपलब्धि हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। देश में शहरीकरण तेज गति से हो रहा है, इसलिए शहरों की स्थिति सुधारने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। शहरी परिवहन के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने मेट्रो रेल सुविधाओं का विस्तार किया है। पिछले एक दशक के दौरान मेट्रो रेल सेवा की सुविधा से युक्त शहरों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत ने ये सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक घरों में नल से पानी की भरोसेमंद आपूर्ति हो और स्टोरेज कनेक्शन सुविधा उपलब्ध हो। सरकार ये मानती है कि जीवन की बुनियादी सुविधाओं पर नागरिकों का हक बनता है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने में प्रगति हो रही है। अपने तरह के विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 55 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना की सुविधा उपलब्ध करा दी है, चाहे उनकी आय कितना भी हो। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी असमानताएं दूर होने से गरीब और निम्न मध्यम वर्गों के लोगों को भी सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। इस डिजिटल युग में ये स्वाभाविक है कि भारत में सबसे अधिक प्रगति सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई है। लगभग सभी गांव में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। शेष कुछ हजार गांव में भी ये सुविधा शीघ्र ही पहुंचा दी जाएगी। इससे डिजिटल भुगतान तकनीकी को बड़े पैमाने पर अपनाना संभव हो पाया है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत
कम समय में ही विश्व का अग्रणी देश बन गया है। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी बढ़ावा मिला है तथा लक्षित लाभार्थियों तक कल्याणकारी भुगतान बिना किसी रुकावट और लीकेज के पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है। दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल लेन देन में से आधे से अधिक लेन देन भारत में होते हैं। ऐसे बदलाव से एक गतिमान डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसका योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अगला चरण है जो हमारे जीवन में अपना स्थान बना चुका है। सरकार ने देश के एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारी आकांक्षा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक ग्लोबल एआई हब बन जाए। इस दिशा में सामान्य लोगों के लिए तकनीकी प्रगति का सर्वोत्तम उपयोग और प्रशासन व्यवस्था में सुधार करके उनके जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनसामान्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ जीवन को आसान बनाने पर भी समान बल दिया जा रहा है। विकास तो भी सार्थक होता है जब हाशिए पर के लोगों तक सहायता पहुँचे और उनके लिए नए अवसर उपलब्ध हो। इसके अलावा हम हर संभव क्षेत्रों में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और विकसित भारत बनने की हमारी यात्रा की रफ्तार तेज हुई है। पिछले सप्ताह 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारे बुनकरों और उनके उत्पादों का सम्मान करना है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में वर्ष 2015 से ये दिवस हर साल मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के खून पसीनों से निर्मित और उनके अतुलनीय कौशल से युक्त उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी की भावना को और मजबूत किया था। स्वदेशी का विचार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित करता रहा है। हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम अपने देश में बने उत्पादों को खरीदेंगे और उनका उपयोग करेंगे। प्यारे देशवासियों, सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों से संवर्धित समग्र आर्थिक विकास के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझती हूँ कि अमृत काल के इस दौर में आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे। मेरा मानना है कि समाज के 3 ऐसे वर्ग हैं जो हमें प्रगति के इस मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। ये 3 वर्ग हैं हमारे युवा, महिलाएं और वे समुदाय जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं। अंततः हमारे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दूरगामी बदलाव किए गए हैं। शिक्षा को जीवन मूल्यों से तथा कौशल को परंपरा के साथ जोड़ा गया है। रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। उद्यमिता की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए सरकार ने सर्वाधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए हैं। युवा प्रतिभाओं की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करके हमारे आंतरिक कार्यक्रम का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। मुझे विश्वास है कि शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी है। ये अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। नए आत्मविश्वास से भरपूर हमारे युवा खेल जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए
शतरंज में आप भारत के युवाओं का जैसा वर्चस्व है वैसा पहले कभी नहीं था। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में निहित विजन के अनुरूप हम ऐसे आमूल बदलाव की परिकल्पना कर रहे हैं जिसके बल पर भारत एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हमारी बेटियां हमारे गौरव हैं। वे प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में अवरोधों को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। खेलकूद को उत्कृष्टता, सशक्तिकरण और क्षमताओं का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए फीडे महिला विश्व कप का फाइनल मैच 19 वर्षों के भारत की एक बेटी और 38 वर्षों की एक भारतीय महिला के बीच खेला गया। ये उपलब्धि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महिलाओं में विद्यमान विश्व स्तर की सतत उत्कृष्टता को रेखांकित करती है। रोजगार में भी जेंडर गैप कम हो रहा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिला सशक्तिकरण अब केवल एक नारा ना रहकर यथार्थ बन गया है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों के लोगों का है। इन समुदायों के लोग अब हाशिए पर होने का टैग हटा रहे हैं। उनकी सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय प्रयासों के माध्यम से सरकार उनकी सहायता करती आ रही है। अपनी वास्तविक क्षमता को हासिल करने की दिशा में भारत अब और अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे सुधारों और नीतियों से विकास का एक प्रभावी मंच तैयार हुआ है। इस तैयारी के बल पर मैं एक ऐसे उज्जवल भविष्य को देख पा रही हूँ जहाँ हम सब अपनी सामूहिक समृद्धि और खुशहाली में उत्साहपूर्वक योगदान दे रहे होंगे। उस भविष्य की ओर हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए अनवरत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। गांधी जी ने बताया था और मैं दोहराती हूँ, भ्रष्टाचार और दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए। हम सब ये संकल्प ले कि गांधी जी के इस आदर्श को कार्य रूप देंगे और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेंगे। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष हमें आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा। कश्मीर घूमने गए निर्दोष नागरिकों की हत्या कायरतापूर्ण और नितांत अमानवीय थी। इसका जवाब भारत ने फौलादी संकल्प के साथ निर्णायक तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तो हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम सिद्ध होते हैं। रणनीतिक स्पष्टता और तकनीकी दक्षता के साथ हमारी सेना ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। मेरा विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध मानवता की लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। हमारी एकता ही हमारी जवाबी कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही एकता उन सभी तत्वों के लिए सबसे करारा जवाब भी है जो हमें विभाजित देखना चाहते हैं। भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न देशों में गए संसद सदस्यों के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों में भी हमारी यही एकता दिखाई दी। विश्व समुदाय ने भारत की इस नीति का संज्ञान लिया है कि हम आक्रमणकारी तो नहीं बनेंगे, लेकिन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का भी अवसर था। अब ये सिद्ध हो गया है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारा स्वदेशी विनिर्माण उस निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है जहां हम अपनी बहुत सी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं।
ये उपलब्धियां स्वाधीन भारत के रक्षा इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात है। प्यारे देशवासियों, इस अवसर पर मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आप सब हर संभव प्रयास करें। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने आप में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे। हमें अपनी आदतें और अपनी विश्व दृष्टि में बदलाव लाना होगा। हमें अपनी धरती, नदियाँ, पहाड़ों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ अपने संबंधों में भी परिवर्तन करना होगा। हम सब अपने योगदान से एक ऐसे पृथ्वी छोड़कर जाएं जहां जीवन अपने नैसर्गिक रूप में फलता फूलता रहे। प्यारे देशवासियों, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों, पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ओर मेरा ध्यान विशेष रूप से जाता है। मैं न्यायपालिका और सिविल सर्विसेज के सदस्यों को भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत भारतीय अधिकारियों और प्रवासी भारतीयों को भी मेरी ओर से स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। My dear fellow citizens, I extend my heartiest greetings to all of you on the eve of Independence Day. It is a matter of pride for all of us that Independence Day and Republic Day are celebrated by every Indian with zeal and enthusiasm. These are the days that specially remind us of our being proud Indians. The 15th of August is a date etched in our collective memory. During the long years of colonial rule, generations of Indians dreamt of the day of independence. Men and women, old and young, from all parts of the country, yearned to throw away the yoke of foreign rule. Their struggle was marked by robust optimism, which has continued to propel our progress since independence too. As we salute the tricolor tomorrow, we will also be paying homage to the memory of all freedom fighters whose sacrifices on India independence on the 15th of August 78 years ago. After regaining our freedom, we also became a democracy with universal adult franchise. In other words, we the people of India put the power to shape our destiny in the hands of each of us without any restrictions of gender, religion and other factors that had barred many people from voting in other democracies. In spite of many challenges, the people of India made a successful transition to democracy. The transition was a natural reflection of our ancient democratic ethos. India had the oldest republics in the world. It is rightly acknowledged as the mother of democracy. When we adopted the Constitution, it provided the edifice of democracy. We built democratic institutions that strengthened the practice of democracy. We prize our Constitution and our democracy above everything else. As we look back on the past, we must not forget the pain inflicted by the partition of the country. Today, we observe Vibhajan Vibhishika Smriti Divas. Terrible violence was witnessed and millions were forced to relocate due to partition. Today, we pay tributes to the victims of the follies of history. Dear fellow citizens, our Constitution contains 4 values as the 4 pillars upholding our democracy. They are justice, liberty, equality and fraternity. These are our civilizational principles that we rediscovered during the freedom struggle. At the heart of them all, I believe, is the notion of human dignity. Every human being is equal and everyone deserves to be treated with dignity. Everyone should have equal access to health care and education.
Everyone should have equal opportunity. Those who had been traditionally at a disadvantage needed to be given a helping hand. Keeping these principles foremost in mind, we started a new journey in 1947. After the long years of foreign rule, India was in utter poverty at the time of independence. But in the 78 years since then, we have made extraordinary progress in all fields. India is well on the way to becoming a self-reliant nation and is moving ahead with great confidence. In the economic field, our achievements are all the more noticeable. With a GDP growth rate of 6.5% in the last fiscal, India is the fastest growing among the major economies in the world. Even amid stress in the global economy, demand at home is pacing ahead. Inflation has remained under control. Exports are rising. All key indicators show the economy in the peak of health. This is as much due to carefully calibrated reforms and sagacious economic management as due to the hard work and dedication of our workers and farmers. A large number of people have been pulled out of poverty through good governance. The government has been running a series of welfare initiatives for the poor and also for those who have risen above the poverty line but are still vulnerable, so that they do not fall below it again. This is reflected in the rising expenditure on social services. Income inequality is reducing. Regional disparities are also disappearing. The states and regions earlier known for weaker economic performance are now showing their true potential and catching up with the front runners. Our business leaders, small and medium industries and traders have always exhibited a can-do spirit. What was needed was removing the bottleneck in the path of wealth creation. That is so visible when it comes to infrastructure development over the past decade. We have expanded and strengthened the national highway network under the Bharatmala Pariyojana. The railways too have innovated, introducing new types of trains and coaches equipped with latest technologies. The inauguration of the rail link in Kashmir Valley is a major accomplishment. Rail connectivity with the valley will boost trade and tourism in the region and open new economic possibilities. This engineering marvel at Kashmir is a historic milestone for our country. The country is rapidly urbanizing, hence the government has been paying special attention to improve the conditions of the cities. Addressing the key area of urban transport, the government has expanded metro rail facilities. The number of cities with a metro rail service has gone up multifold in a decade. The Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, or AMRUT, has ensured more and more households have access to a tap with the assured supply of water and a storage connection. The government considers the basic amenities of life as rightful claims of the citizens. The Jal Jeevan Mission is making progress in providing tap water supply to rural households. In the healthcare sector, we have been witnessing a paradigm shift with a variety of initiatives under Ayushman Bharat, the largest healthcare scheme of its kind in the world. This scheme has already provided cover to more than 55 crore people. The government extended this benefit to all senior citizens of the age of 70 years and above, regardless of their income. As inequalities in access are removed,
The poor and the lower middle class also benefit from the best possible healthcare facilities. In this digital age, it is apt that one sector in India that has seen the most dramatic advances is information technology. Nearly all villages have 4G mobile connectivity, and the remaining few thousands will be covered soon. This has made possible large-scale adoption of digital payment technologies, in which India has become a world leader in a short span. It has also supported direct benefit transfer, which ensures that welfare benefits reach the intended beneficiaries without glitch and leakage. More than half of the total number of digital transactions in the world take place in India. These developments have created a vibrant digital economy whose contribution to the country's GDP is increasing year on year. Artificial intelligence is the next stage of technological advancement and has already entered our lives. The government has launched the India AI mission to strengthen the country's AI capabilities. It is also helping to build AI models that answer to India's specific requirements. As we aspire to become a global AI hub by 2047, our focus will remain on making the best use of advances in technology for the common people to improve their lives by improving governance. For betterment of the lives of the common people, there is equal emphasis on improving the ease of doing business as well as on improving the ease of living. Development serves the purpose only when it helps those on the margins and opens new opportunities for them. Moreover, we are increasing our self-reliance on every area possible. This has added to our self-confidence and increased the momentum of our journey towards becoming Viksit Bharat. Last week, on August 7, the country celebrated National Handloom Day, which honors our weavers and their products. Since the year 2015, we have been celebrating this day to commemorate the Swadeshi movement, launched during our freedom struggle in the year 1905. The spirit of Swadeshi was strengthened by Mahatma Gandhi to promote the products made by the sweat and toil of Indian artisans and craftspersons and by their incomparable skills. The idea of Swadeshi has been inspiring our national endeavors like Make in India initiative and Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Let us resolve to buy and use Indian products. Dear fellow citizens, the all-round economic growth complemented by social sector initiatives has placed India well on the path of becoming a developed economy by 2047. With the nation marching ahead during the Amrit Kal, I see all of us contributing to the best of our ability. I believe there are three sections of society that will lead us on this path: youth, women, and the communities that had for long remained on the margins. Our youth have finally found the right environment for the realization of their dreams. The national education policy has brought in far-reaching changes, aligning learning with values and skills with tradition. Employment opportunities are booming. For those with entrepreneurial aspirations, the government has created the most conducive ecosystem. Fueled by young minds, our space program has witnessed unprecedented expansion. I am sure that Shubhangshu Shukla's space journey to the International Space Station has fired a whole generation to dream bigger. It will prove extremely helpful for India's upcoming human space flight program Gaganyaan. Brimming with a new confidence, our youth are making a mark in sports and games. Chess, for example, is now dominated by India's youngsters like never before.
we foresee transformative changes which will establish India as a global sporting powerhouse under the vision contained in the National Sports Policy 2025. Our daughters are our pride. They are breaching barriers in every field, including in the areas of defense and security. Sports are among important indicators of excellence, empowerment, and potential. The 19 years old girl and a 38-year-old woman from India were the finalists in the FIDE Women's World Cup for Chess Championship. This underlines the sustained and globally comparable excellence across generations among our women. The gender gap in employment have also been reducing. With Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, the empowerment of women is no longer a slogan but a reality. People belonging to a major segment of our society comprising scheduled castes, scheduled tribes, backward classes and other communities are shedding the tag of the marginalized. The government has been actively helping them to realize their social and economic aspirations with several initiatives. India is moving ahead at a faster pace towards realizing its true potential. Across our reforms and policies have created an effective platform. I can see a bright future ahead in which every one of us will be energetically contributing to the prosperity and happiness of all of us. We are moving ahead towards that future with sustained good governance and zero tolerance for corruption. Here I am reminded of an important statement by Mahatma Gandhi. He had noted, and I quote, "Corruption and hypocrisy ought not to be inevitable products of democracy." Let us pledge to realize Gandhiji's ideal and weed out corruption. Dear fellow citizens, this year we had to face the scourge of terrorism. Killing innocent citizens on holiday in Kashmir was cowardly and utterly inhuman. India responded in a decisive manner and with steely resolve. Operation Sindoor showed that our armed forces are prepared to meet any eventuality when it comes to guarding the nation. With strategic clarity and technical capability, they destroyed terrorist hubs across the border. I believe Operation Sindoor will go down in history as an example in humanity's fight against terrorism. In our response, what was most noticeable was our unity, which is also the most befitting response to those who wanted to divide us. Our unity was on display also in the multi-party delegations of the members of parliament that reached out to various nations to explain India's position. The world has taken note of India's stance that we will not be the aggressor, but we will not hesitate to retaliate in defense of our citizens. Operation Sindoor was also a test case of the Atmanirbhar Bharat mission in the defense sector. The outcome has proved that we are on the right path. Our indigenous manufacturing has achieved the critical level that makes us self-sufficient in meeting many of our security requirements. These are landmark achievements in India's defense history since independence. Dear fellow citizens, I would like to take this opportunity to urge all of you to do what you can to protect the environment. To respond to the challenge of climate change, we must also change. We must change our habits and our worldview. We must change our relationship with our land, rivers, mountains, and with flora and fauna. With contribution from all of us, we will leave behind a planet in which life will be flourishing in natural order.
Dear fellow citizens, I have in mind specially the soldiers guarding our borders and the police as well as Central Armed Police Forces. I extend my greetings to the members of the judiciary and the civil services. My Independence Day greetings to the Indian officials in the missions abroad and also to the Indian diaspora. I once again extend my greetings for Independence Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.